हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में है आज राहत के साथ हरे निशान में शुरुआत के संकेत और 16,000 की तरफ बढ़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी। गैप से खुलने के बाद क्या हम और बढ़ेंगे या फिसलेंगे? कल जो लोज बने क्या वो उसे होल्ड कर पाएंगे या फिर आएगा बिकवाली का दबाव? ढेर सारे हैं सवाल, तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि फाइनली थोड़े अच्छे ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं। गैप अप होगा और उसके बाद क्या होगा ये जानेंगे अनिल सर के साथ। बताएं सर, आज के लिए बड़ी बात है। अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच हल्की कमजोरी के साथ हल्की मजबूती के साथ समाप्ति होती हुई दिखी है अमेरिकी बाजारों की, और एसजीएक्स निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ 16,000 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। डाउ नैस्डैक निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देकर संभले और ब्रॉडर मार्केट भी वहां पर मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ महंगाई को लेकर राहत नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसा कि अमेरिका में नहीं है। हम यहाँ पर 8 साल की ऊंचाई पर महंगाई को देख रहे हैं। 7.8% के आसपास महंगाई पहुंचती हुई दिख रही है, तो महंगाई की मार जबरदस्त पड़ती हुई दिख रही है। नतीजों पर एक्शन रहेगा। कल बाजार के 2 दिग्गजों के नतीजे आए थे, टाटा मोटर्स, एल&टी केयर। आज भी नतीजों के लिहाज से है बड़ा दिन। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे जल्द के दम पर। जी बिल्कुल सर, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन में हमारी नजर बनी हुई है। फाइनली थोड़ा ग्लोबल बाजार समझें। जो एक आप बात कह रहे थे कि ये वॉलेटिलिटी ज्यादा टिक नहीं सकती है, वही होते देखा। कल भी हालांकि 700 पॉइंट की रेंज में डाउ में एक्शन हुआ, पर नीचे से 500 अंक रिकवर हुआ। नैस्डैक 2% रिकवर हुआ। एस&पी बेयर मार्केट में आ गया था इंट्राडे में, क्लोजिंग बेसिस पर बेयर मार्केट से अभी भी दूर है। कैसे समझें सर इसे, क्योंकि खबरें तो वहां पर भी अच्छी नहीं आई, कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं था, बट थोड़ी सी रिकवरी आई। देखिए दीप, 2 चीजें हैं। अमेरिकी बाजारों में एक तरफा गिरावट के बाद 2-3 दिनों से बाजार इंट्राडे में काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स को बेचने का मौका मिल रहा है और सामने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कोई खरीदार भी अवेलेबल है, वो एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात, जो लगातार मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, आज भी 31,100 के आसपास डाउ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी आप देखिए 31,200 से डाउ घूमा। अब तो डाउ के लेवल भी याद रखने पड़ते हैं कहाँ से घूम रहे हैं। 31,000 आपने वैसे बता दिया, इसलिए बोल रहे 31,100 200 से घूम गया, 200 से घुमा है, वो ध्यान रखना जरूरी है। और 3 दिन से होल्ड करने की कोशिश हो रही है वहां पर। तो मैं उस चीज पर भरोसा कर रहा हूँ कि शायद 31,000 के नीचे आसानी से डाउ जाकर टिके ना, तो वो अब तक तो होता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये कि आज भले ही आपको अमेरिकी बाजारों में बहुत तेजी नहीं दिख रही, डाउ लाल निशान में बंद हुए 100 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 5-7 पॉइंट मुश्किल से ऊपर बंद हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अभी भी खराब ही है। दूसरी तरफ और क्या खराब है, 4% के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है, सॉरी 105 के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है, जो कि हर एक लिहाज से डेफिनेटली परेशान करने वाला है। जेरोमी पावेल साहब, वहाँ के फेड चेयरमैन, उन्होंने जो बयान दिया उससे तो नींद ही उड़ जाए। बोले कि हम मतलब महंगाई को काबू करने के लिए आक्रामक रुख अपना, अटैकिंग, मतलब अग्रेसिव, हाँ, मारपीट ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि हम, मतलब ऐसा बयान जनरली फेड की तरफ से आता नहीं है, कभी भी नहीं आता। वो इस तरह से एग्रेसिव बयान देने के लिए जाने नहीं जाते, हमेशा मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं। उसके बावजूद उनका ये बयान है। कल फिर से जिंक टूटा है, कॉपर टूटा है, सारे गोल्ड सिल्वर टूटे हैं। हाँ, क्रूड वापस बढ़ा है थोड़ा सा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो क्या अच्छा दिख रहा है अमेरिकी बाजार में? कुछ भी नहीं। अमेरिका में कल कोई भी एक भी अच्छा, आपका एप्पल का स्टॉक अब बेयर मार्केट में आ गया 20% नीचे। सो मुझे एक खबर बताएं अमेरिका में जो कल अच्छी है। कुछ भी नहीं। डॉलर इंडेक्स 105 वापस, जो 2-3 कमोडिटीज वो गिरे हैं। कच्चा तेल फिर से बढ़ गया। बयान फेड चेयरमैन के खतरनाक है, उसके बावजूद अमेरिकी बाजार नहीं रुक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कुछ अलग चीज दिखाता है। और इसका मतलब ये है दीप कि इसका मतलब कहीं न कहीं खराब खबरों को डाइजेस्ट करने की, पचाने की प्रोसेस अमेरिका में शुरू हो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 दिनों तक दिन के दौरान बड़ी वॉलेटिलिटी जो हो रही है, उसमें कहीं न कहीं सेलिंग के साथ साथ बाइंग आने के संकेत शुरू हुए हैं। ये 2 चीजें हैं। लेकिन फिर भी जो सारी खबरें उनको देखते हुए अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि अमेरिकी बाजारों में सब ठीक हो गया, कोई अमेरिका बढ़ के नहीं आया है, खराब है। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आज एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो उस पर आपके उत्साह पर और इस पर पानी फेरना चाहता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे मार्केट भी ओवर सोल्ड है, हाँ, हमारे भी ओवर सोल्ड है, बढ़ना भी चाहिए, बढ़ेंगे भी, लेकिन ये कि खतरे टले नहीं है। शायद टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा हो जाए, वो अमेरिकी बाजारों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए। एक और खराब खबर है जो इग्नोर हो रही है, जिसको हमें भूलना नहीं है, वो उम्मीद करें कि उससे झटका न लगे। कल फिनलैंड ने कहा है नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, और एक और किसने? स्वीडन भी तैयारी कर रहा है।
सो अब इसको आप दो तरीके से देखिए। नेगेटिव साइड पे ये है कि अगर फिनलैंड जाने को तैयार है तो रशिया छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिनलैंड भी जा रहा है, स्वीडन भी जा रहा है, यूक्रेन भी जाना चाहता था, अगर सभी नेटो बना रहे हैं तो रशिया कितना लड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी है। लेकिन अब कौन सा वाला सही है मुझे नहीं पता, और क्या इसकी कोई आगे चलते हुए कुछ इसके वजह से कुछ और एक्शन हो सकता है रशिया की तरफ से, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तलवार फिर से लटकने लगी है। जिन चीजों को हम बात नहीं करते थे, डिस्कस नहीं करते थे, अब फिर से करना पड़ रहा है। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये तो है कि रशिया की रिस्क खत्म नहीं हो रही, फिर से बढ़ सकती है। अब भले वो रिस्क रशिया ने शुरू नहीं की, वो फिनलैंड ने की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? रिस्क तो रिस्क है ना। बिल्कुल। मैं कोशिश ये कर रहा था दीप के, जैसे $109 हो गया क्रूड, जबकि प्रोडक्शन तो डिमांड की कमी के संकेत आ रहे हैं। कल तो ओपेक ने डिमांड संकेत घटाए। करेक्ट, कि डिमांड कम होगी, फिर क्यों बढ़ा? फिर मैं ढूंढा, मैंने कहा ये हुआ क्या है। तो जो मेरे समझ में आया वो यही हो सकता है कि ये रशिया वाला जो मामला है, जहां पर फिनलैंड अगर नेटो में जाने को तैयार है, स्वीडन सोच रहा है, तो फिर कच्चा तेल वापस मजबूत हो सकता है। तो हमारे खतरे भी खत्म नहीं हुए। मार्केट वन साइडेड गिरा है, एक बाउंस देगा ही देगा, देना भी चाहिए। अमेरिका में भी वैसे ही होता दिख रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अभी भी मेरा पॉइंट यही कि लाल निशान देख के डरना नहीं, हरे निशान देख के चौड़े नहीं होना। हाँ, वही है। तो दोनों तरफ से संभाल के, दोनों तरफ। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 2 दिन आपको छुट्टी भी मिलेगी इस पूरे तनाव से, तो इसलिए सावधानी से। आपने कहा भी ये हफ्ता निकाल दीजिए, निकालना है। हाँ, बस चलिए, तो आज का सेशन निकालिए। एटलीस्ट अच्छी बात है कि आज ओपनिंग के संकेत अच्छे आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से आपको सहारा मिलते हुए दिख रहा है। पर सर, अगर संकेतों की बात करें तो जिस तरह से यूएस में हमने डर देखा था, इन्फ्लेशन आने के बाद अनुमान से ज्यादा आया था, हमारे बाजार की बात करें तो अगेन इन्फ्लेशन की चिंता तो काफी हावी हो रही है। हमने अनुमान लगाया था 7.5% आएगा 1.5 साल की ऊंचाई पर, 7.8% आया 8 साल की ऊंचाई पर। सर, ये लेवल्स तो मतलब याद भी नहीं रहे कि कब ऐसे लेवल्स देखे सीरियसली। और बहुत कम लोग ऐसे हैं दीप जो ये मानने को तैयार होंगे कि वाकई में इन्फ्लेशन आपका 0.8% ही है। रियल इन्फ्लेशन शायद उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक इन्फ्लेशन अब एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ना। खाली हमारी अपनी नहीं है, हर एक देश की है। वही वाली बात है कि अगर आपको कम दुखी होना है तो श्रीलंका को देख लीजिए, आपका दुख कम हो जाएगा। पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, आसपास में देख लीजिए। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं हमारा कंपटीशन उनसे थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, बात सही है। तो फिर हमें अपने दम पे लड़ना है, और अपने दम पे लड़ने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूँ मेंटली कि मुझे अगस्त तक कम से कम 1% ब्याज दरों में बढ़ोतरी झेलनी है। 1.25 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है। 0.25 से 1.25% तक की ब्याज दरों की बढ़ोतरी ये 2 अगली मीटिंग में होनी है कम से कम। हो सकता है 0.25% जून में ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, एग्रेसिव करके। अब मतलब पहली बार मतलब ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों के पीछे डंडा लेके पड़ने वाला है, जैसा ठीक जेरोमी पावेल साहब पढ़ रहे हैं। अटैकिंग, एग्रेसिव, आक्रामक, ये शब्द हम जनरली सेंट्रल बैंक से सुनते नहीं है, किसी भी देश के हों। लेकिन अब शायद हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। वैसे एक तरह से अच्छा भी है दीप कि बाजार पहले से ही तैयार हो जाए। ये झटका इसलिए लगा आपको पॉलिसी में कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि पॉलिसी ऐसी आ जाएगी कि अचानक से मिड टर्म पॉलिसी आकर आप ब्याज दरें बढ़ा दें। करेक्ट, क्योंकि अभी तो अकोमोडेटिव रुख में चल रहे थे। एक बार पहले थोड़ा सा हॉकिश होंगे, उसके बाद ब्याज दरें बढ़ाएंगे, तो हम ये कंफर्ट लेके चले थे कि अगली पॉलिसी तक तो आराम है। अचानक से आगे तो अब अगली पॉलिसी के पहले लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं 0.5 से 0.25% के लिए। ठीक है, मैं तो 0.25% तक के लिए मेंटली प्रिपेयर हूं। अगली पॉलिसी जून के लिए ये 0.25% भी कर दे कोई। सिंपल सी चीज क्या है कि आपको काबू में करना है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जिस लेवल पर है वो छोटे छोटे डोज से काम चलेगा नहीं। अगर आज जेरोमी पावेल साहब कह रहे हैं कि हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा, या सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई एग्रेसिव होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आपका कमोडिटी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि आप छोटा छोटा काटेंगे तो उसका असर आने में 6 महीने 12 महीने लग जाएंगे। क्या आपके पास 6-12 महीने तक हायर इन्फ्लेशन झेलने का ताकत है क्या? सब कहेंगे नहीं, तो फिर क्या है, काटो। अब उसका इंपैक्ट होगा नहीं होगा, कितना होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन तरीका तो वही है। करेक्ट। कई बार वो होता है ना कि आप किसी चीज की सर्जरी करना चाहते हैं, डॉक्टर कहता है भाई गारंटी नहीं है, सर्जरी के बाद ठीक हो जाए, हम ये कर सकते, आप करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करो। लेकिन आपको पता है कि सर्जरी के अलावा इलाज नहीं, सर्जरी नहीं करेंगे तब तो खराब होना निश्चित ही है, तो करके ही देख लेते हैं, है ना, शायद ठीक हो जाए। तो ये वो शायद ठीक होने वाला मामला है। रुपया गिर ही रहा है, चलो ब्याज दरें बढ़ाते हैं, शायद गिरना कम हो जाए, समझ जाए, है ना। सो
उनके डॉक्टर साहब के पास इलाज इतना ही है, नहीं है। वो ट्राई कर रहे हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, तो हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए हमारा इन्फ्लेशन भी खतरनाक है, 8.5% 8 साल की ऊंचाइयों पर। इसीलिए लोग बोले 8 साल मतलब कितना हुआ, 2014-13 के आसपास के लेवल्स के आ गए। भाव तो वैसे 2008 के आ गए काफी सारे भाव, कई सारे स्टॉक्स में 2008 के भाव। इस बार वाले फॉल में दिक्कत एक ही हुई है कि पिछले 2 फॉल में हम जो गिरे हैं उतना स्टॉक्स पे मार नहीं लगी। इस बार स्टॉक्स पे मार ज्यादा लगी, तो लोगों को क्या हुआ कि पिछली राइज में जो है ना स्टॉक्स बढ़े ही नहीं। इंडेक्स बढ़ के आ गया ऊपर, 17,600 हो गया आपका, लेकिन स्टॉक्स बढ़े नहीं, और गिरने वाले में इस बार फिर से गिर गया। सो सेम कहानी अमेरिका में है, 50-60% स्टॉक तो मतलब मामूली सी बात है, इंडेक्स के स्टॉक्स 20-25% मामूली बात है ना। 70% तक अच्छी क्वालिटी के मिड के वहां पर बहुत गिरे हुए हैं, ये अमेरिका की बता। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ भी देखें तो 30% तक की गिरावट किसी स्टॉक में तो बहुत मामूली सी बात है। एफएनओ स्टॉक्स 30% तक तो सब टॉप से नीचे आए हुए हैं, मिड कैप में 40 से 50% काफी कुछ नीचे। तो वो दिक्कत यही है कि जब आप रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और गिरने में पार्टिसिपेट करें तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बिल्कुल सर, तो वही होते हुए दिख रहा है। चलिए, बहुत हो गई सर नेगेटिव बातें, दिक्कतें वाली बात हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ग्लोबल मार्केट जैसे भी हैं। आज एटलीस्ट थोड़ा ग्रीन ऑन द स्क्रीन आ रहा है और मजबूती सुबह से बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है, जो 250 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। आज के लिए क्या करना है, आज की स्ट्रैटेजी तो मैं आपसे जानूंगा, बट गैप अप पे थोड़ा भरोसा करें, रिबाउंड में पार्टिसिपेट करें, या फिर अगेन ऊपरी स्तर पर आएगा प्रेशर? खराब बाजार में पहला उछाल तो हमेशा बेचा जाता है, ये शाश्वत सत्य है। यस, खाली खाली आपको ये डिसाइड करना है कि ये बिकेगा कहां से। ये 16,000 से बिकेगा, या 16,150 से, या 16,200 से, वही डिसाइड करना बिकेगा जरूर, बिकना तो ही। मेरे लिए बेस्ट जगह जहां बिकना चाहिए वो 16,150 से 16,300 है। ओके, वहां मिलता तो नथिंग लाइक इट। उसके पहले 16,000 एक बड़ी लेवल है जिसको आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पार करना है, डेटा के लिहाज से भी। और डेटा के लिहाज से इसलिए कह रहा हूँ कि दीप, अब आज से जो नई वीकली सीरीज आप शुरू कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट छोटा ही सही है 16,000 के पुट पर है, तो तेजी करने वालों के लिए वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंथली सीरीज उसमें भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43 लाख शेयरों का जो है वो 16,000 के पुट पर ही है। इसलिए 16,000 तक आप बढ़कर आ रहे हैं, 200 पॉइंट कुछ नहीं, न्यूट्रल ही है। तेजी अपने को 16,000 से ही गिननी है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? 16,001 मतलब आप 1 पॉइंट ऊपर है। यहां से अपना मतलब वो माइंड को एडजस्ट कर लीजिए। आप कल क्लोज 15,800 पे नहीं हुए, या मान लो 16 पे होंगे, तो वहां से आपको ऊपर गिरना है, ठीक है। अब आप देखिए कि रिकवरी कितनी होती है, राइट। सो अब रिकवरी में क्या है, 16,150 16,300 के रेंज में आए, जितना आप हल्का करना चाहें कर लीजिए। अगर ये ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो कल भी हमने बोला था पैसा लगाना है, अगर वापस से गिरता है तो और लगाना है। इन्वेस्टर्स के लिए टाइम आ गया है, 3, 4, 5, 7 दिन की बात है, ज्यादा इससे ज्यादा है नहीं, इतनी भी नहीं है। तो आपको मौका मिल रहा है, आप लगा लीजिए। लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो आपको रोज देखना है जी। और हो सकता है आज रात अमेरिका आपको उछल जाए, कर जाइएगा, तो आप बेचने के लिए भी हड़बड़ी ना करें, आराम से ऊपर की रेंज आए, वहां पर हल्का होने की कोशिश करें। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आपके लिए सपोर्ट हो गया 15,675 से 15,800 की रेंज, 125 पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई। 16,150 16,300 रुकावट की रेंज है। फ्रेश मजबूती तब बनेगी जब हम 16,300 के ऊपर बंद होंगे। ओके, आपको याद है मैं लगातार एक चीज कह रहा था आपको कि 16,700 के ऊपर बंद होने पे ही आपको शॉर्ट काटना है। 16,950 पे हमने कंप्लीट एग्जिट बोल दिया था, राइट। 16,950 पे 16,925 950 लेवल था, सब छोड़ दीजिए, राइट। वापस बार बार जब तक 16,700 के ऊपर बंद नहीं होंगे तब तक, अब उस लेवल को बदल रहा हूं। जब तक 16,300 के ऊपर बंद नहीं होंगे तब तक हम कमजोर हैं। ओके, तब तक जो रिकवरी आएगी छोटी मोटी आती रहेगी, होता रहेगा, वो अगला लेवल 16,300 पे बंद होने के बाद पहली बार हम ये सोचेंगे कि जो हमने कल 15,735 देखा अब उसके नीचे नहीं जाए। उसके लिए 16,300 पार करना जरूरी है। अग्रीड, ये लेवल ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ठीक है। और वो लेवल बैंक निफ्टी में आएगा 34,700 34,800 होना चाहिए। मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि 16 और आज बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इस रिकवरी में आप 34,150 से 34,375 की रेंज तक जाएंगे, और उसके ऊपर जब निकलेंगे तो फिर मजबूती का संकेत आएगा। तो ऊपर में जो फंसे हुए लोग हैं एक बार हल्के होते जाए, जो फंसे हुए वो हल्के होंगे तो ही मार्केट बढ़ेगा, तभी बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ऐसा है। ठीक है सर,
चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल क्यूज बाजार के लिए। पर आज का सेटअप फिर समझाएं सर, क्या कह रहे हैं आज का सेटअप? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, न नेगेटिव है न बहुत पॉजिटिव है। मार्केट के लिहाज से, डेटा के लिहाज से, खबरों के लिहाज से देखेंगे तो आपको अच्छा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार नेगेटिव चीजों को पचाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स 250 ऊपर है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है। नेगेटिव नहीं है दीप, ये भर भर के नेगेटिव है। इनको हो क्या गया सर? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सिल्वर लाइन दिख रही है। मैं पहले आज एफआईएस का डेटा यही बता दूं। यस सर, प्लीज। कल इस फॉल का सबसे बड़ा माल जो एफआईएस ने बेचा कल 5256 करोड़ की कैश में बिकवाली है, अब तक की सबसे बड़ी है। बिल्कुल। एफएनओ के डेटा आपको इतने खराब नहीं दिख रहे क्योंकि आप ढंग से देख नहीं रहे। ढंग से देखेंगे तो और ज्यादा खराब है। 1360 करोड़ का इंडेक्स बेचा है और 1275 करोड़ के स्टॉक्स बेचे। 9900 करोड़ के यानी कि लगभग 10,000 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे। इस वजह से वो बाई फिगर दिख रहा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। वो हमारे काम का नहीं है। सो नेट आप देखेंगे दीप तो 8,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। $1 बिलियन की एफआईएस की कल के सेशन में डायरेक्शन। हाँ, लेकिन अब इसमें सिल्वर लाइनिंग बताइए। दो बहुत बढ़िया सिल्वर लाइनिंग दिख रही है जी, जो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से। एक तो जो मैं बार बार बात करता हूं कि मार्च और फरवरी 2020 कोविड के वक्त एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग 16 से 18% की रेंज में पहुंची थी। यस सर। आज वापस 17% पर आ गई। तो उन लेवल्स पर आ गई। अब आप कहने में कह सकते थे उस समय मार्केट 7,500 था, 50% ऊपर से गिर चुका था, ये सब था, वो था 40%। अभी तो इतना नहीं हुआ है, बात तो सही है। हर बार मार्केट उतना ही गिरे ऐसा कौन से किताब में लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इस बार लिक्विडिटी सिचुएशन काफी बेहतर है, लेकिन एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन उस लेवल पर है जहां पर अब वो और ज्यादा एग्रेसिवली बेच नहीं सकते। या तो और अगर जीरो करके भी जाएंगे तो जब 80% कर ही चुके 20% और कर दो तो फिर तो बिकवाली खत्म ही होगी ना। जब इतनी जेल गए तो इतनी और जेल लेंगे। तो एक चीज तो ये कि वो बहुत लो पर आ गए। दूसरी चीज, बेचने का भी एक रीजन होता है, एक लेवल होता है। कैसे? अब आप 17,000 प्लस पे नहीं है, आप 16,000 माइनस पे हैं। पहली चीज। अब आपका रुपया 72 और 73 पे नहीं है, 77 और 78 पर है। देखिए, जब आप बेच कर जाते हैं आपको डॉलर लेके जाना होता है। अगर आपका डॉलर 10% निकल गया, आपका स्टॉक 30% 35% नीचे है। अब आप 40% नीचे अगर आप बेचते हैं तो 40% नीचे बेच रहे हैं आप, जिस लेवल पे आप बेचना चाहते हैं, टॉप पे या उसके आसपास। तो अगर 40% नीचे आप बेचेंगे तो आप फिर या तो पूरे ही आपको कि आज के बाद हमें पैसा ही नहीं लगाना है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे होते हैं ना, मार्केट में जब झटका लगता है आज के बाद कभी इधर आना ही नहीं है, गली देखना नहीं। वैसी एफआईएस है तो वैसे भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और अगर सिर्फ व्यू के हिसाब से है तो ठीक है, बेच दीजिए। अगर 40% नीचे, तो अब इन लेवल पर जो एफआईएस हैं उनकी बिकवाली का प्रेशर भी इसलिए कम होगा कि न करेंसी आपके फेवर में है, रुपया मजबूत और गेंस आ रहे हो, तो ये तो डबल बेनिफिट है ना। करेक्ट। रुपया भी आपका कमजोर हो गया और भाव भी गिर गया। तो अब भाई आपको भी तो जवाब तो देना ना इन्वेस्टर को, ऑफ कोर्स, भाई किस लेवल पर कैसे बेचो। सो इसमें जो सबसे खराब आंकड़े हैं उसमें मुझे बढ़िया सिल्वर लाइनिंग ये दिख रही है कि यहाँ प्रेशर एफआईएस का कम होगा, ऐसा मेरा समझना है। मतलब मैं ये तो नहीं कहता दीप आज से आपको बाय फिगर दिख जाएगा, कल से खरीदना शुरू कर देंगे, लेकिन यहां से बिकवाली का प्रेशर कम होने के पूरे आसार मुझे दिख रहे हैं। ये आज के लिए एक सबसे बढ़िया सिल्वर लाइनिंग। चलिए, तो सो एफआईएस के डेटा मैंने आपको बता दिया। घरेलू फंड्स के डेटा तो पॉजिटिव है ही, बहुत फर्स्ट क्लास। 4,800 करोड़ की कल फिर से खरीदारी की है, मजबूती से दम लगाकर खरीद रहे हैं, अच्छा खरीद रहे हैं। एफएनओ न्यूट्रल संकेत है, सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस है और ट्रेंड नेगेटिव है आपके लिए। अंडरस्टूड सर। बताएं फिर आज के लिए बड़े लेवल्स क्या हैं? 15,725, 15,800 कल की लोअर लेवल और कल की क्लोजिंग, ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम, नोट करके रख लीजिए। 15,550, 15,675 आपके लिए खरीदारी की रेंज अगर आए तो। ऊपर 15,950, 16,050 इस रेंज में खुल के टाइम पास करेंगे। निकले बाहर 16,050 के ऊपर तो 16,150, 16,250 या 16,300 मान लें, वो सप्लाई जोन है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी है, इंटरेस्टिंग चीज दीप है कि निफ्टी ने तो अपना कल 8 मार्च का क्लोजिंग लो जो 15,863 था वो तोड़ के उसके थोड़ा नीचे बंद हुए। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसका क्लोजिंग लो 32,871 का था, हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। तो बैंक निफ्टी अपने 8 मार्च के लो से अभी भी 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर है, इतना सब होने के बावजूद, कल ज्यादा गिरने के बावजूद। तो बैंक निफ्टी के लिए अब आज जो सपोर्ट जोन निकलेगा 33,150, 33,300 का निकल कर आएगा। नीचे की तरफ 32,875, 33,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आज के लिए नोट करके चलें।
अब आइए 33,900, 34,150, ये ऊपर की तरफ की रेंज है जहां आज जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी, वहां पर हम टाइम पास करेंगे। इसको पार करके निकले तो 34,275 से 34,475 की रेंज होगी जहां पर आपको बिकवाली करनी है। एक चीज जरूर डीप करना चाहता हूं आज के माल को, जो रिकवरी हो रही है आज उसको ऑब्जर्व करिए आप। हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर तो हो सकता है आपको जितनी रिकवरी चाहिए उतनी ना मिले, थोड़ा रुके, आपको अटकी हुई पोजीशन में निकलने के लिए इंतजार करें ऊपर की रेंज का, 16,150, 16,300 की रेंज का मिल, हाँ आएगी, आज आए ना आए, अगर किसी को आज ही निकलना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आए तो आप रेंज का भी इंतजार कीजिए, आपको मौका मिल सकता है एक बार ऊपर निकलने का। तो थोड़ा मतलब अभी आज के सेशन में क्या है, ना आपको और ऑप्टिमिस्टिक होना है ना और पेसिमिस्टिक होना है, रियलिस्टिक लेवल देखते रहो, एक आंख अपनी दाव पे रहे, एक आंख अपनी बाजार पे रहे। कल की एक्सपायरी के बाद थोड़े हल्के भी हो गए हैं, पोजीशन जो कमजोर ट्रेडर्स की खत्म है, सो सावधानी से देखते हुए मार्केट के मोड के, तो कल के लो नहीं टूट रहे हैं तो ठीक ही है, 16,000 के ऊपर टिक गए तो ठीक है। सो अपने बेचने के लिए लेवल का इंतजार करें, वहां पर हल्के होने की कोशिश करें, हड़बड़ी ना करें। और जिनको थोड़ा बहुत खरीदारी करना है, पैसे हैं, उनके लिए कल भी राय थी, आज भी स्टॉक्स हो सकता है कुछ कुछ नीचे मिले आपको, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सर? हम बंद हुए 15,800 पर, 15,725, 15,675, 625 और 550, 4 ही सपोर्ट है निफ्टी पर मेरे पास, इससे ज़्यादा है नहीं। ऊपर की तरफ 15,850, 900, 950, 16,000, 16,050, 150, सारे 50-50 पॉइंट ऊपर है। सिर्फ लास्ट के दो हैं 16,175, 16,200 तक के लेवल जो मुझे नजर आ रहे हैं आज के लिए। ठीक है। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 33,532 पर, पहला सपोर्ट 33,400, 33,300 कल आपने टेस्ट किया लोअर लेवल, इसके नीचे जाने की संभावना कम, नोट करके रख लीजिए। 33,150, 33,000 और 32,875 अब तक की जो 8 मार्च की खराब क्लोजिंग है वो लेवल यहाँ तक के हो गए। इसके नीचे इंट्राडे वाले लेवल्स जो बने थे 8 मार्च को, 32,450, 32,375 और 32,150 तक के, ये आपके लिए सपोर्ट लेवल। थोड़ी सी दूर की रेंज है, लेकिन कल मैंने दूर की रेंज नहीं दी, गलती की, नीचे की रेंज दिखा दी, दे देता तो ठीक था। तो आज ये समझ में, आज नहीं भी चांस है, फिर नोट करके रखने में क्या हर्ज है। हायर लेवल्स 33,500 के ऊपर सीधा 400 पॉइंट है। आपको याद होगा मैं बार बार बोलता था 33,900 के नीचे सीधा 400 पॉइंट कोई सपोर्ट नहीं है। देखो आप 33,900 के नीचे बंद भी कल हुआ, 33,532 पे हुआ, सीधा 33,925 से 400 पॉइंट ही नीचे जाकर बंद हुआ। आज भी पहला रुकावट का लेवल 33,900 ही है फिर। ओके, ठीक है, 34,000, 34,150 ये 3 छोटे लेवल है। 34,275, 34,350 और 34,475 मीडियम लेवल है, इसके ऊपर की संभावना नहीं है, नोट करके खाली रख ले। 34,575, 34,700 तक के लेवल से। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशनिंग तो आपने बताई दी, पर पीसीआर कल थोड़ा बड़ा हल्का सा, वो तो खैर एक्सपायरी पर भी थोड़ा होता ही है। हाँ, 0.75 कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हल्का सा बड़ा है 6 बेसिस पॉइंट, और बैंक निफ्टी का घटा है 14 बेसिस पॉइंट, 14 क्या 24 बेसिस पॉइंट। आप देखो 0.85 से घटकर 0.61, तो बैंक निफ्टी को हल्का होना तो हो गया एक ही दिन में, हो गया है ना। हाँ, कल ज्यादा गिरा भी था, वो ज्यादा उड़ रहा था तो आ गया लाइन पे एकदम वैसा। उड़ा 400 पॉइंट, गिरा 1200 पॉइंट, ऐसे ही है। लेकिन कल अच्छी बात ये थी कि बैंक निफ्टी कल खराब होगा ये समझ में आ गया था टाइम से, आपने पहले ही वो कर दिया था। और हमने मार्केट आउट परफॉर्मर से मार्केट परफॉर्मर कर दिया इसको। करेक्ट, ये कभी कभी एफआईएस वाले काम ठीक करते हैं, ऐसे ये शब्द बड़े काम आते हैं हमारे, है ना। परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर। तो मतलब मार्केट परफॉर्मर का मतलब ये है कि बाजार के साथ साथ चलेगा, बाजार से ज्यादा बेहतर भी नहीं होगा, बाजार से खराब भी नहीं होगा। नहीं तो मार्केट आउट परफॉर्मर का मतलब है कि जितना निफ्टी बढ़ रहा है उसके मुकाबले में ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा तो कम घटेगा। अंडर परफॉर्मर का मतलब ये कि निफ्टी घटेगा तो ये ज्यादा घटेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो ये कम बढ़ेगा। तो अब ये मार्केट परफॉर्मर हो गया निफ्टी के साथ साथ वाला एडजस्टमेंट की बात। ठीक है सर। अब आइए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। कायदे से मैं कल का लो भी दे सकता था 15,725 का, लेकिन मैं 15,650 का देना चाहता हूँ, जो निफ्टी का 8 मार्च का इंट्राडे लो है उसके ठीक नीचे। इंट्राडे और क्लोजिंग यही रखिए ताकि ट्रिगर ना हो। बैंक निफ्टी का इंट्राडे का कल का लो दूंगा, यहाँ छोटा दे रहा हूँ 33,250 का, और क्लोजिंग आपको 8 मार्च की क्लोजिंग के नीचे 32,850 की। तो थोड़े से स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी में दूर का है। शॉर्ट साइड पर इंट्राडे 16,050, कल का हाई 16,040 है, इसके ऊपर आप काट सकते हैं शॉर्ट, और जिसको ज़्यादा लंबा रखना है वो 16,300 का रखे। क्लोजिंग बेसिस पे 16,200 का रख सकते हैं। अगर 16,200 के ऊपर बंद होते हैं तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट सकते हैं, क्योंकि कल 15,808 पे बंद हुए, उसके ठीक पहले 15,167 पर बंद हुए थे, तो 16,167 पे, तो 16,200 का आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। अब आइए शॉर्ट पोजीशन पर बैंक निफ्टी में
एक ही स्टॉप लॉस मिलेगा दीप 34,300, थोड़ा दूर है 700-800 पॉइंट, लेकिन और कोई है नहीं। 33,900 के आसपास देने का कोई मतलब नहीं है। 34,300 बहुत दूर का स्टॉप लॉस है। अगर आपको छोटा रखना है तो अपनी श्रद्धा से आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, चलेगा। तो चलिए, ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशंस आज निफ्टी खरीदें 15,650 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार गैप से खुलने के बाद कल के लो 15,725 पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ले आए, ट्रेल करके ले आए, ट्रिगर नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आए 15,725 के आसपास। ऊपर का टारगेट 900, 950, 16,000 ये तो विजिबल है। 16,050, 150 और 16,175 ये कंजेशन जोन की तरफ जब बढ़ेंगे आगे वहाँ के है। उम्मीद करता हूँ 16,200 तक की यात्रा करेगा। इसके ऊपर का तो फिलहाल नहीं दिख रहा, और वो भी हो जाए तो 400 पॉइंट कम नहीं होते हैं। वो भी ड्रीम सिचुएशन है आज की तारीख में, तो ठीक है ना। बेचना है, अब बेचने में ट्रिक ये है दीप कि 16,000 पे ही बेचना है या थोड़ा ऊपर रुकना है। मैं इस बार बेचने में थोड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करना चाहता। देखते हैं ना, 16,150, 16,300 रेंज मिलेगी तो बेचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। 16,400 का स्टॉप लॉस है, 16,050, 16,000 दो छोटे टारगेट, 950, 900 और 850 मीडियम टारगेट, 15,800 और 15,750 फाइनल टारगेट जिसके लिए आपको करनी है ऊपर में बिक वाली। तो मैं बेचने के लिए रेंज का इंतजार करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, कल के लोस पे स्टॉप लॉस लगाकर 33,300 का लो था, 33,250 का आपका स्टॉप लॉस है, क्लियर कट 33,900, 34,000 छोटे लेवल, 34,150, 275 और 34,350 ये मीडियम लेवल है, 34,475, 34,575 फाइनल लेवल जिनके लिए खरीदारी करनी है। अब बैंक निफ्टी में आइए शॉर्ट में। अब यहाँ पे भी ट्रिक है दीप, शॉर्ट करने के लिए एक तो बढ़िया जगह जो बनती 33,900 से 34,150 की बनती है, वहां पे भी अटक सकता है। चांस पूरे हैं कि अटक जाए, जैसे 15,950, 16,050 की रेंज में निफ्टी के भी चांस है अटक जाए। लेकिन मैं रिस्क लेने के बजाय या तो उस समय देखूं डाउ घट के जो 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा 50 वही रह जाए तो ठीक है, हम 33,900, 34,000 पे ही बेच दें, और डाउ अगर 300 हो जाए तो हम इंतजार करेंगे। तो मैं आपको सेफ ऑप्शन दे रहा हूँ, वो ये कि 34,150 से 34,350 की रेंज में आप बैंक निफ्टी बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का 34,500 का होगा। टारगेट जो बनेंगे वो 34,000, 33,900 के छोटे टारगेट हैं, 33,525, 33,400 और 33,300 के टारगेट जो कल तक के हैं, और 33,150 एक और टारगेट नीचे का आप रख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए। अंडरस्टूड सर। आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं, एग्रेसिव काय का एग्रेशन अब क्या जितने पैसिव रहे उतने बढ़िया, एग्रेसिव वाला तो मार्केट ही नहीं है। मैं तो कमेंट्री में भी इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ चल रहा हूँ कि ठीक है, इन्वेस्टर्स के तौर पे आपके लिए ठीक टाइम है, लेकिन ट्रेडर्स के तौर पर उतार चढ़ाव वाली रिस्क कभी खत्म नहीं हुई है। और वीकेंड सेशन है, अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तो हम पूरा कंप्लीट बुलिश होकर बात करते थे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सावधानी के साथ रहने में हर्ज नहीं है। ठीक है सर। बैन लिस्ट बाय द वे डबल हो गई सर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को अब पीएनबी कंपनी देगा। ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए, पीएनबी की हुई है एडिशन वायदा कारोबार के बैन में। अच्छा, डेटा के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज? 16,000 एकमात्र लेवल इंपॉर्टेंट 16,000 है। 16,000 के पुट पर 24 लाख शेयर हैं। आज जो वीकली सीरीज शुरू हो रही है, और मंथली में 43 लाख शेयर। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं फिर कह रहा हूं एक बार आपको, 16,000 के नीचे है तो आप ये गलतफहमी मत रहिए कि आप तेजी में हैं। 200 पॉइंट बढ़ जाएगा कुछ नहीं, आपको तेजी 16,000 से ही गिननी है, ये समझ के चलिए, ठीक है ना। तो ये लेवल लग गया आपके, बाकी ऊपर फिर उसके बाद 16,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। ये डेटा है, नीचे कोई खास ऐसे डेटा है नहीं। 15,500 पर छोटा मोटा स्टॉप। आज वीकली सीरीज शुरुआत हो रही तो डेटा कम है। बैंक निफ्टी बहुत ही कम डेटा है, तो यहाँ पर तो जो हम लेवल्स की बात कर चुके हैं वही 33,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी, 34,000 के ऊपर थोड़ी रिकवरी के संकेत, बस। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए आज का पूरा स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स, ब्रोकरेजेस वरुण, अरमान, कुशल और साथ ही आशीष के साथ जानते हैं। वरुण, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के लिहाज से तो सबसे पहले निफ्टी के जो कंपनियों के नतीजे आएंगे, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। आयशा मोटर्स के नंबर्स, एसबीआई के आज आने वाले हैं, तो और आयशा मोटर्स आएगा इसके अलावा, तो यहाँ पे नजर होगी। एफएनओ में काफ़ी सारे हैं, एल्कम लैब्स, एस्कॉट्स, एचएएल, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरईसी। तो बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स की लंबी लिस्ट है, यहाँ पे नजर रखेगा। वहीं दो आईपीओ, डिलीवरी और वीनस पाइप जो है आज बंद होने वाले हैं, तो इन पे नजर होगी। बीएलएस इंटरनेशनल आज एक्स बोनस होगा, 1:1 का जो बोनस का ऐलान किया था उसकी एक्स डेट है। इसके अलावा एक्स डेट और काफ़ी सारी कंपनीज की है। धामपुर शुगर जो स्पिन ऑफ का इन्होंने ऐलान किया था, उसके चलते आज एक्स होगा, ये तो एडजस्टमेंट होगा। स्कीम के चलते T2T में ट्रेड करेगा ये काउंटर। इंडस टावर 11 रुपये प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड, ओरेकल फाइनेंस 190 रुपये प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड, और जीएम बेवरेज 5 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स आईपीओ का
अपडेट दे देता हूँ, पूरा भर चुका है, 1.22 टाइम्स जो है आईपीओ भरा है, बंद हो चुका है अब तो ये। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.29 टाइम्स रहा है और QIB 1.26 टाइम्स। डिलीवरी यहाँ पे आज आईपीओ का आखिरी दिन है और दूसरे दिन तक केवल 23% जो है ये आईपीओ भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 40% के आसपास भरा है, तो देखना होगा फाइनली इसको सब्सक्रिप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। वीनस पाइप्स आज आईपीओ का आखिरी दिन है, दूसरे दिन तक 4.42 टाइम्स जो है ये आईपीओ भर चुका है, जिसमें रिटेल का हिस्सा जो है 7.52 टाइम्स भरा है। अब रिजल्ट्स, और इसमें सबसे पहले तो L&T नतीजे थोड़े कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ 10% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 12.3% पे आए हैं। 12.6% का अनुमान था, 13.3% से गिरे हैं ये। और मुनाफा 10% बढ़ा है, 3,620 करोड़ पे आया है, लेकिन 3,935 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था। नए ऑर्डर्स में 46% की बढ़ोतरी, कुल ऑर्डर बुक जो है 9% बढ़ी है। कंपनी ने 22 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और अपोलो टायर्स ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है, रेवेन्यूज़ 11% बढ़े हैं, मार्जिन 11.2% का ही अनुमान था लेकिन 16.2% से ही गिरे हैं। मुनाफा हालांकि हमारा अनुमान 145 करोड़ पे था, 113 करोड़ पे निकल के आया है, तो ये अनुमान से थोड़ा कम है। 3.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे आए। अरमान से भी जानते हैं और कौन से नतीजे आए हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं इनके बारे में। आरबीएल बैंक के नतीजे आपको मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईआई जो है वो लगभग 25% बढ़कर आई है। वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 2.6x टाइम्स बढ़कर आया है, 198 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 210 करोड़ का था। अगर जीएनपी अगर आप देखेंगे तो 4.84% से घटकर 4.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप एनएनपीए देखेंगे तो एनएनपीए भी 1.85% से घटकर 1.34% आते हुए दिखे हैं। एबी कैपिटल नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 18% बढ़कर आई है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 20% बढ़कर 450 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप टोटल AUM देखेंगे वहां पर भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर आप लोन बुक देखेंगे तो लोन बुक में भी लगभग 11% की बढ़ोतरी देखी गई है। साउथ इंडियन बैंक नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। एनआईआईज लगभग 7% बढ़कर लगभग 600 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। अगर आप मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में लगभग 38.9 टाइम्स की ग्रोथ देखी है, 7 करोड़ से बढ़कर 272 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। निम्स देखेंगे वहां पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 2.61% से बढ़कर 2.8% आते हुए दिखे हैं। और जीएनपी और एनएनपीए दोनों में अच्छी खासी कटौती देखी गई है। जीएनपीए 6.97% से घटकर 5.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप एनएनपीए देखेंगे तो 3.52% से घटकर 2.97% पर आते हुए दिखे हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पर अगर आप एनआईएस देखेंगे तो वो 19% बढ़कर आई है। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो वो 109% बढ़कर लगभग 150 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। जीएनपीएस अगर आप देखेंगे तो 4.38% से घटकर 3.12% आते हुए दिखे हैं। और जो प्रोविजनिंग है, प्रोविजनिंग भी 4.4% से घटकर 3.2% पर आती हुई दिखी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईएस जो है वो लगभग 6% बढ़कर आई है, पर अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 65% की कटौती देखी गई है। और अगर जीएनपीए देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.93% से घटकर 8.67% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर एनएनपीएस देखेंगे तो वो 3.02% से घटकर 2.5% पर आते हुए दिखे हैं। ग्रिव्स कॉटन नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 19% बढ़कर आई है। हालांकि जो EBITDA है वहां पर लगभग 2% की कटौती देखी गई है। और अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी 7.9% से घटकर 6.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में लगभग 22% की बढ़ोतरी देखी गई है और लगभग 17 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। मैट्रिमनी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 9% बढ़ी है। EBITDA भी लगभग 9% बढ़ा है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स थोड़े से फ्लैटिश और थोड़े से नीचे रहे हैं, 17.1% से घटकर 16.8% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 16% बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी ने, बोर्ड ने जो शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी और बायबैक जो प्राइस पे जिस पे बायबैक कर रहे हैं वो 1150 है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 71% प्रीमियम पर है। और जो टोटल बायबैक करेगी वो 75 करोड़ का बायबैक करेगी, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का अगर देखा जाए तो लगभग 24.36% है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे एंड ऑफ कोर्स बड़ा बायबैक भी आ रहा है मैट्रिमोनी की तरफ से। कुशल, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से रिजल्ट्स और खबरें हैं? मॉर्निंग दीपांशु, जीनस पावर इंफ्रा नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन 20.6% से 10.5%, मुनाफा 25% गिरकर 21 करोड़ पर आया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन मुनाफे को छोड़ सभी पैरामीटर्स अच्छे रहे हैं। मार्जिन्स यहाँ पर 4.2% से 13.1%, आय करीबन 24% बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि मुनाफा 157 करोड़ के मुकाबले 31 करोड़ का आता हुआ नजर आ रहा है। विंडलर्स बायोटेक नंबर्स अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.4% से 11.3%, आय में भी लगभग 14% का उछाल देखा गया और मुनाफा 5.9 करोड़ यानी कि 6 करोड़ से 14.8
3.8 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। एचपी एडहेसिव्स नंबर्स आय को छोड़ ओवरऑल कमज़ोर हैं। आय में लगभग 30% की बढ़ोतरी दिखी गई है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्जिन है 10% से घटकर 3.8% और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 83% गिरकर ऑलमोस्ट 0.7 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें टाटा पावर यहाँ पर एनएचपीसी ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिसके तहत टाटा पावर सोलर राजस्थान में इनको 1732 करोड़ का 300 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है और इसकी पूरी करने की ड्यूरेशन 18 महीने है। साथ ही भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि ट्राई की तरफ से जो मार्च का डेटा आया है सब्सक्रिप्शन का, उसमें रिलायंस जियो ने लगभग 12.5 लाख ग्राहक जोड़े हैं। साथ ही भारती एयरटेल ने भी ऑलमोस्ट 22.6 लाख ग्राहक जोड़े हैं, लेकिन 28 लाख ग्राहक गंवाए हैं वोडाफोन आइडिया ने। और अंत में सन फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए से इनकी एक जेनरिक दवा है, इनफैक्ट जेनरिक कैप्सूल है, जिसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, कितने बच्चे हैं वोडाफोन में? 28 लाख मतलब बहुत मुश्किल है सर। मतलब अब तो वो नंबर तो बच्चे कितने हैं, तो ऐसा हाल है। हर बार 20-25 लाख हो जाते हैं। हमारे जैसे बच्चे में अभी हम वही सोचे थे कब ये 0 पे आएगा। नहीं होगा। अच्छा मेरा है एक बचा जैसे वो 40 लाख शादियों में आंकड़ा पहुंचता नहीं ना, 40 लाख 99,999 पे अटक जाता है, वही मेरा भी, मैं 0 तो नहीं होने दूंगा जब तक एक लॉयल कस्टमर। ओके, तो आइए एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज एलएनटी से शुरुआत करेंगे। बहुत कम होता है कि ब्रोकरेज हाउस जो है एलएनटी का टारगेट कट करते हैं, लेकिन इस अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट की रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2094 से घटाकर 1848 का कर दिया है। 1526 की जो है कल की क्लोजिंग है, लेकिन ये मान रहे कि मार्जिन का गाइडेंस जो दिया 9.5% का, वो कमोडिटी इन्फ्लेशन के बाद भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और ऑर्डर फ्लो भी ठीक ठाक है, जिसके चलते भरोसा तो बना हुआ है, लेकिन अर्निंग्स के बाद टारगेट कट किया है। जेफरीज ने भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य थोड़ा सा काटा है, 2525 से घटाकर 2215 कर दिया है, 1526 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि ऑर्डर इनफ्लो पूरे वित्त वर्ष के लिए जो है गाइडेंस दी थी 13 से 17% की, लेकिन कुल पूरे साल का देखें तो 10% ही है, जिसके चलते टारगेट कट किया है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1806 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक और दिग्गज टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो लगातार बना हुआ है। सीएलएसए ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, पहले बिकवाली की राय दे रहे थे, अब इन्होंने जो रेटिंग को बदला है, अब 411 रुपए का लक्ष्य दे रहे, 372 की जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे डोमेस्टिक बिजनेस और जेएलआर बिजनेस दोनों काफ़ी बढ़िया कर रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर कारोबार में देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 561 के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी और इनका भरोसा बढ़ा है, क्योंकि जो टारगेट है वो 515 से बढ़ाकर 525 कर दिया। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 540 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट यहाँ पर सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 390 से घटाकर 355 रुपए कर दिया है। आरबीएल बैंक यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। ये कह रहे कि अभी भी अनिश्चितता जो है बरकरार देखने को मिल रही है, टारगेट काफ़ी ज़्यादा काटा है। वैसे स्टॉक लुढ़ककर 102 रुपये के करीब आ गया है, लेकिन इन्होंने जो लक्ष्य है वो 170 से सीधा घटाकर 110 रुपये कर दिया है। एबी कैपिटल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 140 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि नतीजे जो आए इनके अनुमान से 10% बेहतर देखने को मिल रहे हैं। कोल इंडिया यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 168 की कल की क्लोजिंग है, ये 225 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि अप्रैल महीने में जो ई ऑक्शन प्रीमियम है इनमें 345% का बड़ा उछाल आपको देखने को मिला है। अंत में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नजर रखिएगा, बड़ा करेक्शन आ चुका है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 640 के लक्ष्य के लिए और मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है करीब 690 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और बड़ा एक्शन। तो ये मिली जुली रिपोर्ट्स हैं आज के सेशन में। एलएनटी पे जैसा बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डाउनग्रेड आते हुए दिखे, डाउनग्रेड तो नहीं कहेंगे, टारगेट्स घटाते हुए दिखे। ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है, समझ में नहीं आ रहा रेवेन्यू इनका क्यों नहीं आ रहा। बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है सर, ऑल टाइम हाईस पर है, बट एग्जीक्यूशन इश्यूज हैं ऐसा लग रहा है। आरबीएल 170 से 110, जेपी मॉर्गन वाह 100 पर तो आ गया सर, और कितना ये हाल है। चलिए आइए करते हैं मुलाकात सभी मेहमानों से। तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स पिक ऑफ द डे देने के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, करिए शुरुआत।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से मेरा जो बाई कॉल होगा आज के पिक ऑफ द डे के हिसाब से वो होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का सलाह होगा। कल के नतीजे आया था और नतीजे के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे आज का मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी अच्छा है, तो यहाँ पे एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 385 का पहला टारगेट, 392 का दूसरा टारगेट और 365 के नीचे स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से पिक ऑफ द डे टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स खरीदे। सुमित जी, आपका क्या इरादा है? जी, मेरे को लग रहा है कि छोटा सा बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिलना चाहिए, तो आईजीएल के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 345 के आसपास इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 339 के पास है, तो 339 का स्टॉप लॉस लगा के आईजीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 355 रुपए से लेके 360 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करें आईजीएल में खरीदारी करें, टाटा मोटर्स में खरीदारी करें। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करके चलेंगे और मुझे लगता है कि कुछ आईटी स्टॉक्स में कल की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी थोड़े से अपने ग्राउंड होल्ड करते हुए नजर आए थे। तो मुझे खरीदना है HCL टेक को। लगभग 1060 के आसपास का क्लोज है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 1100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए HCL टेक में खरीदारी करके चला जा सकता है। 1048 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। ओके, HCL टेक है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अच्छा, अब बचे हमारे कुणाल जी और राकेश जी, जो कि सबसे पहले आए हैं और नंबर आया है सबसे आखिर में। कायदे से तो फीफो मेथड से पहले आना चाहिए, लेकिन ये भी सोचेंगे ऐसा क्यों? कोई अंदाजा आपको कि किस वजह से आपका नंबर लास्ट में आया है? इस बीच में अगर और भी आ जाते जैसे सिद्धार्थ जी, वागले साहब, तो शायद और पीछे हो जाते। कुणाल जी, राकेश जी, आप बताना चाहेंगे किस वजह से आपका नंबर पहले नहीं आया? अनिल जी, नंबर आया ही क्यों है, ये सवाल। सबका नंबर लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं थोड़ा सा गेस करूं? हाँ, सिमी जी बताइए। मैं गेस करती हूँ क्योंकि राकेश जी और कुणाल जी ने कल नोटा दिए थे। सही जवाब, पकड़ लिया, एकदम बिल्कुल सही। सिमी जी को जाते हैं फुल मार्क्स। वाह, सिमी जी ने एकदम सही बताया। सिमी जी नोटा का मैंने आज बदला ले लिया है। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सिमी जी। एकदम आपके नंबर फुल बटा फुल आए हैं। तो वेट कर रहा हूँ आपकी बंगाली मिठाई की। मैं खुशी में आप मिठाई के पानी खिलाएंगी। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है अनिल जी, वो है हमारा बजाज स्कूटर। अनिल जी, बजाज ऑटो को खरीदेंगे 3540, 3540 का स्टॉप लॉस है, 3650, 3650 का टारगेट है। बजाज ऑटो है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे के तौर पर बजाज ऑटो में करें खरीदारी, ये है राय बंसल जी की तरफ से। आइए कुणाल जी से भी ले लें उनकी राय। कुणाल जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज के लिए? अनिल जी, सबसे पहले तो आज दिनांक 13 मई 2022 फ्राइडे की आपको अनिल जी गुड मॉर्निंग है। हाँ। और दीपांशु को भी गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं, ये डेट बताने के पीछे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? की राय है टाटा एक मिनट, कहना क्या चाहते हैं? आप भी व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ दें, फ्राइडे द 13th आ रहा है, ऐसा? अनिल जी, बस आपके संज्ञान में लाना चाहता था। फ्राइडे द 13th है। हालांकि अनिल जी, ये बंसल जी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है इस दिन, यानी कि फ्राइडे द 13th को उनका विवाह हुआ था। वाह, क्या बात है। तो अनिल जी, इसी से पता लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट डे है अनिल जी। वो हमारे ऐसा कहावत है ऐसा कि मतलब किसी दिन कोई ऐसा कोई खराब चीज हो जाए, मतलब और उस चीज का, उस डेट को अगर आपको न्यूट्रल करना हो कि भाई किसी के घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई किसी एक दिन, तो उस दिन को फिर वो साल भर के लिए अच्छा नहीं मानते। वो जिंक्स तब टूटता है जब उस दिन कोई घर में नया मेहमान आ जाए, कभी आगे चलते हुए किसी जनरेशन में। तो ये जो फ्राइडे द 13th है जो खराब है, ये अब खत्म हो चुका है। अगर बंसल जी ने इसी दिन शादी की तो बात ही खत्म, जिंक्स खत्म हो चुका है। तो बस बिल्कुल परफेक्ट है। बंसल जी सही जा रहे हैं, बधाइयाँ आपको। कुणाल जी बताए, बंसल जी की वेडिंग एनिवर्सरी पर आपकी तरफ से गिफ्ट। अनिल जी, खरीदारी करनी है टाटा कंज्यूमर में। गिफ्ट स्टॉक नहीं, गिफ्ट। बाजार एक बाउंस के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक किसने पूछा? गिफ्ट पूछा है। गिफ्ट क्या दे रहे हैं अनिल जी? देखिए अनिल जी, देखिए टाटा कंज्यूमर चाय पत्ती बेचती है, तो अनिल जी इससे बेहतर तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता है अनिल जी। बताए सर लेवल्स।
अनिल जी, टाटा कंज्यूमर खरीदे 728 का स्टॉप लॉस रखे और पहला टारगेट होगा 758 रुपए का, 758 का, और इवेंचुअली मुझे लगता है इस पुल बैक में 780 के लेवल्स भी दिखेंगे, तो 758 780 के टारगेट के लिए खरीदना है टाटा कंज्यूमर। 2 रुपए टारगेट कम कर रहा हूं ताकि क्या याद रहेगा ठीक। 738 में लेना है, 728 का स्टॉप लॉस, 758 और 778 के टारगेट, तो इसको 78 कर दो भाई, याद रखने में इजी रहेगा। 8 8 8 8 8 8 8 8 है ना, क्लियर रहता है। ठीक है, सुमित जी टाइप कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो भी हम मानेंगे नहीं वैसे। कुणाल जी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं जी, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। तो चलिए, थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ कार्यक्रम में होने को है तैयार। तब तक आइए टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स पर राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है खरीदारी की। बिल्कुल, तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर रखिए नजर। टाटा मोटर्स तो ऑफ कोर्स आज नतीजों पर भी रिएक्ट करने वाला है, इस पर भी रहेगा हमारा फोकस। एक बार एलएनटी पर भी व्यू ले लिया जाए, क्योंकि इसके नतीजे आए थे और निराशाजनक नतीजे रहे हैं एलएनटी के, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी हम टारगेट कट्स रिफ्लेक्ट होते हुए देख ही रहे हैं। सुमित जी, क्या राय है एलएनटी के चार्ट पर? दीपांशु, देखिए चार्ट्स में तो वीकनेस है और पिछले कई दिनों से हर लेवल पे ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। तो मेरे को लगता है कि आज का दिन और थोड़ा सा एक बार वेट करते हैं। एलएनटी के अंदर नीचे में 1500 1480 का सपोर्ट बनेगा और ऊपर में 1550 1580 का लेवल जब टूटेगा एक बार, उसके बाद इसके अंदर बाउंस बैक के संकेत बनेंगे। तो अगले हफ्ते में हो सकता है कि एलएनटी में एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिले। आज के दिन देखते हैं नीचे में सपोर्ट कहां पे लेता है, लोअर लेवल्स में फिर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एलएनटी, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, एलएनटी के नतीजे तो थोड़े अनुमान से कमजोर रहे हैं, बाकी नतीजे कैसे रहे हैं विश्लेषण करने के लिए तैयार है रिजल्ट एक्सरे के लिए वरिंदर बंसल। गुड मॉर्निंग वरिंदर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे नतीजे जो आपको पसंद आए हों या बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीप, यू एंड एवरीवन। टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। डिस्क्लोजर, आई ओन दिस स्टॉक, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक, वी आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म। कोई ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म प्ले है। अगर आप इसके एडजस्टेड प्रॉफिट भी देखेंगे, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं कि लॉस आया, बट अगर आप एडजस्टेड देखेंगे और जो वन ऑफ्स निकाल देंगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा इस कंपनी में। सब लोग बोल रहे थे कि लॉस आएगा, बट एनीवेज दैट इज नॉट मटेरियल। द मटेरियल थिंग इज कि इसमें जो एबिटा इंप्रूवमेंट हो रहा है, एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट इज अ की थिंग। इंडिया बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग था, जेएलआर की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एबिटा कुछ 80 करोड़ के आसपास आया, एक्सपेक्टेड था कि 7,500 करोड़ के आसपास आएगा, एक्सपेक्टेड था 9 से 9.5% एबिटा मार्जिन करेगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे 11% मार्जिन किया। जेलर के मार्जिन 12.5% हो रहे हैं, 10% पोल था, वो बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट है इसमें कमेंट्री देखना। कमेंट्री में उन्होंने बोला है कि हाँ भी जेलर के लिए कंपनी टारगेट कर रही है 5% एबिट मार्जिन करेगी और €1 बिलियन का पॉजिटिव कैश फ्लो करेगी। दे आर ट्राइंग कि हाँ भी आगे जाके 10% मार्जिन भी जेलर कर सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। सो कमेंट्री हुआ, किसी भी तरीके से देख लीजिए नंबर अच्छे थे। सीमेंस जस्ट लाइक एबीबी की आपने कमेंट्री सुनी, एबीबी के नंबर्स देखे, बट एक जो मेन चीज है जो एबीबी और सीमेंस में दिख रही है कि जो ऑर्डर इनफ्लो है मैन्युफैक्चरिंग का या इस सेगमेंट का बहुत ही स्ट्रांग है। इंडस्ट्रियल्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है नंबर्स में, और जो आपको नंबर्स में दिख रहा है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब मार्केट में सोच रहे थे कि 11 साढ़े 11% मार्जिन आएगा, उसके सामने 12.5% मार्जिन आया, तो नंबर अच्छा था। बट एज आई सेड, मेरा फोकस था ऑर्डर इनफ्लोज पे। क्वार्टर 4 का ऑर्डर इनफ्लो 61% ऊपर आया और ऑर्डर बैकलॉग आज की डेट में 17,000 करोड़ है सीमेंस के पास, आई थिंक विच इज ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक फॉर सीमेंस। तो आपने ये सब कंपनीज में, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो एबीबी हो, चाहे वो एसकेएफ हो, चाहे वो केना मेटल हो, इन सब में ये ट्रेंड दिख रहे हो कि ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज है, वहां पे ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हो रहा है। पूनावाला फाइनेंस, अगेन डिस्क्लेमर, वी ओन द स्टॉक, वी एडवाइज द स्टॉक। हमारे हिसाब से बहुत स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स है। किसी भी तरीके से आप इसको तोड़ मरोड़ लीजिए तो आपको डिसबर्समेंट्स हुआ, डिसबर्समेंट्स मतलब इस बार हाईएस्ट एवर मंथली डिसबर्सल आया है मार्च 2020 में इस कंपनी से। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिस तरीके से कंपनी बोल रही है उस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्वार्टर आई थिंक 9-10% बढ़ा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। जो नेट स्टेज 3 एनपीएस होते हैं वो 1.1 की तरफ जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर इसमें निम्स होता है, तो निम्स का इंप्रूवमेंट हर क्वार्टर में हो रहा है, एंड विच इज इंपॉर्टेंट टू सी। आरओएस कंपनी के 3.1% हो गए हैं, विच इज अ ग्रेट साइन। निम्स जैसे मैंने बोला
126 बेसिस पॉइंट बढ़े क्वार्टर क्वार्टर, ऑलमोस्ट 7% हो गए हैं, और फंडिंग कॉस्ट की कम होगी 113 बेसिस पॉइंट। इसमें एक और चीज जरूरी थोड़ा सा ट्रैक करना है कि बोर्ड ने बोला है कि वो लोग 1000 करोड़ इक्विटी रेज करेंगे वाया प्रेफरेंशियल बेसिस। तो अभी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको करते हैं ये मालूम नहीं है, बट एक चीज देखने लायक है। अनुपम रसायन, ऑनेस्टली केमिकल से ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस बार। एसआरएफ के नंबर्स बहुत अच्छे थे, नवीन फ्लोरिन ने अच्छा किया, लेकिन अनुपम रसायन ने इस बार बहुत अच्छे नंबर दिए। स्टॉक एक्सपेंसिव है, हमेशा से रहा है, बट इस बार आप नंबर्स देखिए, आई वाज सरप्राइज्ड। अगर सेल्स देखें 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर आई है, एबिटा 30% ऊपर आया क्वार्टर क्वार्टर, और मार्जिन बैक टू 30% चले गए हैं। 31% मार्जिन आया कंपेयर टू 28% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर और 23% YoY, तो बहुत अच्छे नंबर आया है। उज्जीवन, आई थिंक आप लोग बात कर रहे हो तो ज्यादा बात नहीं करूंगा उसके बारे में। आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्टेड बाय उज्जीवन। निम्स देख लीजिए, 10% आए हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, 37% ऊपर है YoY, 53% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। एनपीए एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, तो उज्जीवन बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। GSPL थैंक्स टू गुजरात गैस, बिकॉज कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स आते हैं तो उसके नंबर्स अच्छे थे, बट अदरवाइज इफ आई हैव टू पिक टाटा मोटर्स क्लियरली, पूनावाला, सीमेंस, दीज आर 3-4 नंबर्स, अनुपम रसायन, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। मजबूत नतीजों की लंबी लिस्ट, और ये सुन के देख के अच्छा लग रहा है कि फाइनली अच्छे रिजल्ट काफ़ी पसंद आ रहे हैं वरिंदर को। लेकिन जाहिर सी बात है, सिक्के के दोनों पहलू है, तो कमजोर रिजल्ट भी होंगे। वरिंदर बताएं, कमजोर रिजल्ट कौन से हैं आज आपकी लिस्ट में, और उम्मीद के मुताबिक भी? सर, इस बार रिजल्ट सीजन में ना बहुत अलग सा हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं बोला आपको कि इंडस्ट्रियल्स परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद देखा कि इंडस्ट्रियल्स हुए या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कंपनीज परफॉर्म कर रही है, इसलिए वो नंबर्स ऊपर वाले आ रहे हैं। L&T का बात कर रहे थे, एग्जीक्यूशन वीक है, सेल्स इन लाइन थी, मार्जिन कमजोर थे, वो ठीक है। जैसे टेक्सटाइल में भी बहुत अलग अलग ट्रेंड आ रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे बहुत अलग अलग ट्रेंड्स आ रहे हैं। जैसे हनीवेल ऑटोमेशन, हमारे हिसाब से वीक मार्जिन थे। ये कंपनी 20% जो मार्जिन करती थी सर, आज के टाइम पे 13% मार्जिन करने लगी है। तो इन टफ टाइम्स में उन्हीं मैनेजमेंट का मालूम चलता है कि कौन सी मैनेजमेंट है जो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर देयर उसको फिर भी टैकल करके मार्जिन को सस्टेन करती है। तो हनीवेल का तो क्या हुआ सर, आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो टॉप डाउन मिस ही है, 22% तो टॉप लाइन ही मिस हुई है उसकी ऊपर से, इसलिए एबिटा 28% नीचे गया है क्वार्टर क्वार्टर, और मार्जिन 13% रह गया है। तो और ऑफ कोर्स बहुत महंगा स्टॉक है। और शीला फॉर्म, जिसे हमने बोला टेक्सटाइल में सर, होम टेक्सटाइल्स अच्छा नहीं कर रहा जो वेल्सपन इंडिया से हुआ था। स्पिनर्स कंपनी अच्छी कर रही थी, जैसे नितिन स्पिनर्स के कल नंबर अच्छे आए थे। शीला फॉर्म वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मैट्रेसेस में सबसे ज्यादा इसका बिजनेस है, बट मैट्रेसेस सेगमेंट ग्रू की है इस बार सर क्वार्टर में 17%, और फ्लैटिश थी YoY। मार्जिन इसके कमजोर हो गए हैं, क्योंकि 9% पे आ गए हैं, 9.5% पे, एबिटा 24% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, तो इनको भी हिट हो रहा उस चीज का। गुड कंपनीज, ग्रेट कंपनीज, एक्सपेंसिव, बट दिस वाज अ वीक क्वार्टर। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे, सारे जो कमज़ोर और उम्मीद के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज अच्छी बात है, अच्छे नतीजों की लिस्ट थोड़ी लंबी होती दिख रही है। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेंड पे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, सोमवार सुबह फिर से मुलाकात होगी, और वीकेंड पे रिजल्ट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी वैसे भी हो ही जाती है। कैश मार्केट के काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे रिजल्ट सीजन के अंत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ढेर सारे रिजल्ट्स और देखने को मिलेंगे भी, उन पर आपको नज़र रखनी। आइए, मुलाकात करने का वक्त है वागले साहब से। सर गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे देना चाहेंगे कुछ आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो देना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक आइडेंटिफाई तो किया है, लेकिन वो कितने गैप से खुलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, और उसके ऊपर निर्भर करता है। अंबुजा सीमेंट में कल लास्ट 1 आवर में जो स्ट्रेंथ दिखाई दी, मुझे लगता है उसमें अपमूव आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गैप से खुला तो लेने का मतलब नहीं है। 373 का बंद है, 369 का स्टॉप लॉस है। अगर 375-76 तक खुलता है, 1-2-3 रुपए के रेंज में मिलता है तो ही बाय करना चाहिए। सीधे 380 के आसपास खुला तो लेने का मतलब नहीं है। मेरा 387 का आज का टारगेट है आपके लिए। अंबुजा सीमेंट एक कंडीशनल बाय है। कल एक अच्छा स्पाइक हमने देखा था वीक मार्केट में टुवर्ड्स द एंड, अंबुजा, और साथ में एंड में एसीसी पर भी थोड़ा एक्शन था। देखते हैं इन काउंटर्स पर आज किस तरह की मूव आती हुई दिखती है। आइए, नतीजों की बात चल रही है और नतीजों का रिएक्शन आने वाला है काफी सारे काउंटर्स पर। AB कैपिटल, इस पर रखिए नजर और देखते हैं कैसा रिएक्शन AB कैपिटल पर आएगा। हिमांशु जी जरा बताएं, AB कैपिटल का चार्ट देखिए, कल 100 के नीचे बंद हुआ है। दीपांशु देखिए, चार्ट फिलहाल एक, अगर मैं ब्रॉडर रेंज देखता हूं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चार्ट पिछले कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से फंसा हुआ है, जहां पर 100-125 रुपए का एक दायरा मोटा मोटा स्टॉक ने बनाया हुआ है। लेकिन अमिड्स दिस कंसोलिडेशन जो पैटर्न यहाँ पर निकलता बनता हुआ नजर आ रहा है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, और अगर ये स्टॉक 97 रुपीज के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और स्टॉक लोअर लेवल्स दिखा सकता है।
तो जिनके पास तेजी की पोजीशंस है, मेरी सलाह रहेगी कि 97 या 95 राउंड फिगर में क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 80 से 75 तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये आपके लिए AB कैपिटल जहां पर रखनी है नजर।